चैप्टर नंबर नेक्स्ट का हम पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं आज। सेल वॉल क्लास में हो गया था। अभी नेक्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है या बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन टॉपिक वाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैसे लास्ट टॉपिक में देखे थे कि सेल वॉल आउटर मेम्ब्रेन होती है प्लांट्स में, एनिमल्स में। फर्स्ट मेम्ब्रेन होगी वो होगी आउटर मोस्ट, इट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत काफ़ी थिन होती है। इट इज़ थिन स्क्वैश फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। सेल के बाहर के और सेल के भीतर के अंदर के इसमें ये एक पार्टीशन प्रेजेंट करती है जो दोनों को एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस को सेपरेट कर देती है। जस्ट लाइक द वॉल, the environment which is present outside the wall is different and inside the room is different due to presence of wall. Just like that, plasma membrane also act as a separator. Extracellularly it is present around the protoplast. ये प्रोटोप्लास्ट के एक्स्ट्रासेलुलर प्रेजेंट होगी, वेयर इज इंट्रासेलुलर इट इज प्रेजेंट अराउंड द मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिल्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनिल्स के इसके भीतर होंगे, तो प्रोटोप्लास्ट के ये बाहर में पूरी मौजूद होंगी, जिसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं हम कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको टोटली हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इट सेपरेट ऑल ऑर्गेनिल्स फ्रॉम साइटोसोल। ये इट सेपरेट सेल ऑर्गेनिल्स फ्रॉम साइटोसोल। साइटोसोल से ये सेपरेट कर देती है सारे ऑर्गेनिल्स को। इसकी थिकनेस अगर देखें, चौड़ाई, तो अप्रॉक्सीमेटली 75 एंगस्ट्रॉन 5 एंगस्ट्रॉन होती है। इसको प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस तरह से लिखते हैं ऊपर में, ये जो लिखा है 0 इसके ऊपर में आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, एंगस्ट्रॉन। नाउ अंडर माइक्रोस्कोप में अगर देखा जाए तो इट इज लुक लाइक अ ट्राई लैमिनर लेयर। ये ट्राई 3 परतों से बना होगा, मेड ऑफ 3 लेयर, दैट इज इट शो प्रेजेंस ऑफ लिपिड। ये लिपिड होगा इसमें प्रेजेंट, ये 3 लेयरों में लिपिड होगा, जिसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड, अरेंज इन बाई लेयर। ये लिपिड की 2 लेयर होंगी, अरेंज इन बाई लेयर। इसको कहते हैं कि इसको कि सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं ट्राई लैमिनर होगी। उसमें 2 चीज से बने होगा, एक होगा फॉस्फेट या सॉरी लिपिड एंड प्रोटीन। तो लिपिड की होगी 2 लेयर। लिपिड पजेस 2 हाइड्रोफिलिक पोलर हेड एंड 2 हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल। डायग्राम में हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से ये लिपिड है, इस तरह से हमको लिपिड दिखाई देता है। इस लिपिड में हम देखते हैं कि 2 लेयर है, एक ये ऊपर वाली ब्लू और ये नीचे वाली ब्लू, है ना, 2 लेयर है, इसलिए कहते हैं बाय लेयर। इसमें अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर में आपको दिखता है कि बलून जैसे कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो ये कैसा है इसमें कि इस तरह से उसका हेड होगा और उसके टेल्स होंगे, जैसे आपने इसके पहले के डायग्राम में देखे थे, इस तरह से, है ना। तो ये क्या है कि 2 लेयर से बनी होगी। अब ये 2 लेयर कौन से, क्या कहता है, इट शो प्रेजेंस ऑफ लिपिड बाय लेयर। लिपिड पजेस 1 हाइड्रोफिलिक पोलर हेड, दीज आर द हेड 2 पोलर हेड एंड व्हाट इट्स ए 2 हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल। ये 2 टेल है, ये 2 टेल। तो 2 हेड हाइड्रोफिलिक होंगे तो 2 टेल होंगी, जिसको हाइड्रोफोबिक कहा जाएगा। मतलब कैसे है, एक लेयर हो गई, पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, हर एक लिपिड का एक हेड, और दिस वन इज द हेड रीजन एंड दिस वन इज द टेल रीजन। तो हाइड्रोफिलिक क्या होगा, हेड रीजन होगा, तो हाइड्रोफोबिक टेल रीजन होगा। इससे 2 रीजन होंगे, इसको कहते हैं नॉन हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर हेड एंड हाइड्रोफिलिक पोलर हेड एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल। अभी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मीन्स द विच फेस और कॉन्टैक्ट विद द हाइड्रो means water,
जो हेड रीजन है वो वाटर के कांटेक्ट में रहता है, जिसके कांटेक्ट में वाटर होता है। लेकिन हाइड्रोफोबिक जो रीजन है वो ऐसा रीजन है जो वाटर के कांटेक्ट में कभी नहीं रहता, मीन्स इट हेड टू द वाटर, दैट्स व्हाई नोन एज हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन। नाउ phospholipid is एम्फेटेरिक इन नेचर। लिपिड मॉलिक्यूल आर अरेंज इन टू लेयर, जैसे डिस्कस चुके पहली लेयर और ये दूसरी लेयर, टू लिपिड लेयर, such way that their tail is sandwich between the two head region। दिस दो के बीच में क्या रहेगा, टेल, दो हेड के बीच में टेल, इसको सैंडविच रीजन कहते हैं, सॉरी। इस तरह से दो रीजन रहेंगे, हेड और टेल, इसको सैंडविच कहा जाता है, सैंडविच स्ट्रक्चर कहा गया है। ड्यू टू दिस टेल नेवर इन कॉन्टैक्ट विद द एक्वास सराउंडिंग, मीन्स जो साइटोप्लाज्म होगा उसके कांटेक्ट में कभी नहीं आता, इसलिए उसको हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। नाउ रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड इज वेरीज विद द डिफरेंस। हमने जैसे बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज से बनी होती है, एक होगा प्रोटीन, दूसरा होगा लिपिड। तो ये प्रोटीन और लिपिड से बना होता है और इसका जो रेशियो होगा वो डिफरेंट रहेगा सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से। फॉर एक्सप्लेन ह्यूमन आरबीसी शो approximately 25% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। आरबीसी जो जिसको कहते हैं हम रेड ब्लड कार्पेसल्स, ह्यूमन के जिसको हम लाल जो रखते हैं, लाल रक्त पेशी, उसमें 72% क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो 40% लिपिड होता है। ठीक है, तो यही इस लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए एक मॉडल प्रपोज किया है जिसको कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो निकोलसन ने, सैंगर एंड निकोलसन ने 1972 को में प्रपोज किया था। और आज भी यही मॉडल को अपनाया जाता है क्योंकि वो उस जमाने से लेकर इस जमाने तक स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहा जाता है। चलो इसमें होता क्या है हम देखते हैं कि यहाँ पे दो लेयर, जिसे हमने अभी भी डिस्कस किए कि इसमें लिपिड की लेयर होती है, एक लेयर ऊपर वाली और ये दूसरी लेयर। इसके अलावा आप डायग्राम में देखते हैं कि ये रहा वो लिपिड का स्ट्रक्चर, हेड एंड टेल रीजन, ठीक है। तो इसके अलावा देखते हैं आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, है ना। इसके बाद में और है ग्लाइकोप्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल, कैरियर प्रोटीन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वर्ड दिया है, ठीक है। हम इसको डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के, मतलब एक्चुअली जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है उसमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब किया गया है कि इसका ट्राई लिपिड लेयर क्या होती है, ट्राई लैमिनर क्या होता है, बाई लिपिड लेयर क्या होती है, डिस्कस किया है, रिप्रेजेंटेड बाय द सैंगर एंड निकोलसन। चलो, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इट इज मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। बाइलिपिड किसकी है, फॉस्फोलिपिड की, और क्या है, प्रोटीन की लेयर होगी। अब लेयर कैसे होंगी वो देखते हैं हम डायग्राम में। प्रोटीन इज टेक द आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ द लिपिड्स। आइसबर्ग समझते हो क्या होता है, समंदर में तैरता हुआ बहुत बड़ी चट्टान जो बनी है बर्फ से, या बर्फ की चट्टान, इसको आइसबर्ग कहा जाता है। अब इसको आइसबर्ग क्यों कहा गया, किसको, प्रोटीन को, बिकॉज द प्रोटीन आर प्रेजेंट इन नॉट इन कंटिन्यू मैनर, इट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म, ऊपर में है, अंदर पेनिट्रेटेड है, या कंटिन्यू वन इन से दूसरे इन रन करता है, इसलिए इट इज अ फ्लोटिंग पार्ट्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइसबर्ग। द प्रोटीन कैन चेंज देयर पोजिशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सम प्रोटीन आर इंट्रेंसिक, कैसे रहेंगे, इंट्रेंसिक रहेंगे, दैट इज ऑकर एट द डिफरेंट डेप्थ ऑफ द बाइलेयर, एक लेयर से दूसरे लेयर के आर पार जाएगी, तो उसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रेंसिक प्रोटीन। मतलब जो एक लिपिड से लेकर लिपिड के लेयर से लेकर दूसरे लिपिड के लेयर के आर पार निकल गई हो, उसको कहते हैं इंट्रेंसिक प्रोटीन। जो लिपिड के कंटिन्यू होता, डेप्थ में चला जाता है। दे स्पैन देयर एंटायर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, एक छोर से दूसरे ओर तक, सो दे आर कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेनल प्रोटीन आल्सो। उसको इसलिए ट्रांसमेम्ब्रेनल प्रोटीन भी कहा गया है, इंट्रेंसिक प्रोटीन भी कहा गया है और इंटीग्रल प्रोटीन भी कहा गया है, क्योंकि ये एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। दे
फॉर्म कैनल बाय पासिंग पैसेज ऑफ वाटर, वो पानी या अदर एलिमेंट्स को मूव करने के लिए हेल्प करता है। कैनल होता है ना, कैनल, जिससे हम किसी एक छोर से दूसरे छोर तक निकल सकते हैं, इसको कैनल कहते हैं। इंट्रिंसिक और पेरिफेरल, अब यहाँ पे नाम तो नहीं दिया, लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस पर है, एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं गए, इसको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। तो ये सम टाइम द पेरिफेरल प्रोटीन आर ऑन द सरफेस आल्सो, और इट इज सम टाइम डेप्थ इन द फर्स्ट लेयर, एक लेयर के ही अंदर में रहेंगी, या कभी कभी वो सरफेस के ऊपर भी चिपके रहते हैं। आपकी बुक में डायग्राम में बना हुआ है। द इंट्रिंसिक एंड पेरिफेरल प्रोटीन आर फाउंड ऑन टू सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल्स ट्रांसलैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। ये इसके मेम्ब्रेन के, ये लिपिड के इस क्वालिटी कारण ये प्रोटीन को एक छोर का, मतलब इस डायरेक्शन का प्रोटीन को दूसरे डायरेक्शन तक आर पार नहीं जाने देता, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, या दोनों के बीच में जो रहेगा वैसा का वैसा ही रहेंगे, लेकिन प्रोटीन को एक जगह से अंदर से बाहर या बाहर से अंदर को मूव करने को अलाउ नहीं करती है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज अ फ्लूइडिटी, उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। इट मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब क्या है मेन फंक्शन, क्या होना चाहिए कि ये एक सराउंडिंग को मेंटेन करेगा, कुछ चीज़ों को ही ये अलाउ करेगा। जैसे हमने देखे थे किसमें, सेल वॉल में देखे थे हमने क्लास में, कि हमने देखा था कि प्लाज्मोडाज्मेटा होता है जो किसी चीज़ को, लिमिटेड चीज़ को पिट्स के थ्रू अलाउ करता है, बाकी को अलाउ नहीं करता, जस्ट लाइक दैट। चलो, मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल सब्सटेंस को ये सेल के अंदर या सेल से बाहर जाने को अलाउ करता है। दिस मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, हमने इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब जो साइज अलॉटेड होगा उतने ही साइज का मॉलिक्यूल अंदर या बाहर जा सकेगा। ड्यूरिंग पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब एक्टिव और पैसिव ऐसे दो वर्ड आएंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या करेंगे, देखिए एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसे दो वर्ड आएंगे, एक्टिव पैसिव। पहला पैसिव, मेनी मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी। स्पेंडिंग मतलब, स्पेंड मतलब खर्चा करना, क्या, एनर्जी खर्चा करना। अब एनर्जी खर्चा करना मतलब क्या हो जाता है कि हम ये जानते हैं कि कहीं हमको जाना है, जैसे हमको बस में जाना है, तो बस में जाएंगे जब तक हम फेयर किराया नहीं देंगे, उसका टिकट नहीं कटाएंगे, तब तक हम उसको चढ़ नहीं सकते या उसको अलाउ नहीं करेगा, मतलब हमें पैसे देना पड़ेगा। सेल में भी एक ऐसा ही फंक्शन रहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल आएगा या जाएगा तो उस दौरान उसको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, उसको कहते हैं हम एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी खर्चा करना पड़ता है। अब एटीपी खर्चा करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा कि एनर्जी, इसको कहते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल। तो एटीपी खर्चा करना नहीं पड़ेगा तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। बिना एटीपी खर्चा किए मॉलिक्यूल सेल के अंदर या सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू जा सकते हैं, तो उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। सम सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव बाय सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द सॉल्यूशन। कुछ मॉलिक्यूल सिंपली ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ग्रेडेशन के, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है इस आधार पर, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। समझने के लिए अगर हम देखें तो ये कैसा होता है, तो हमने देखा है कि किशमिश खाए होंगे सब बच्चों ने, है ना। किशमिश को अगर देखे सूखे सूखे रहते हैं, अगर पानी में डाल दो तो फूल जाएंगे, मतलब पानी जो हायर कॉन्सेंट्रेशन में बाहर था वहाँ से किशमिश के अंदर जहाँ वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है, पानी बाहर से किशमिश के अंदर आता है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको कहते हैं क्या, दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ और डिफ्यूजन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नेचुरल सॉल्यूट मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन,
बाय पजेस सिंपल डिफ्यूजन। बहुत सारे जो सेल के सॉल्यूट होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से आराम से एक सेल के बाहर या बाहर के से अंदर भीतर अंदर जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन विदाउट स्पेंडिंग अ एनर्जी। वाटर में आल्सो मूव बाय ऑस्मोसिस। हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन टर्जिडिटी, हम कहेंगे कि एक सेल में पानी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो पानी धीरे धीरे कहा जाएगा जिस सेल में कम है वहाँ चला जाएगा, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मूवमेंट भी कह सकते हैं हम उसको। ड्यूरिंग, अब आता है ये हो गया सारा क्या है, पानी जाना, सॉल्यूट जाना हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी, बराबर है, विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी। अभी उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अब जिसमें पैसा खर्चा करना पड़ेगा उसको कहेंगे अभी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट few ions or molecule are transport against the concentration gradient। जब concentration gradient सेम हो या लोअर टू हायर जाना उल्टा, तब उसको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी मूवमेंट के लिए। तब ऐसे एनर्जी स्पेंड करने को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट which require ATP for this movement। मूवमेंट मॉलिक्यूल जाने के लिए ATP की आवश्यकता होगी, इसलिए उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया, सच एज ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी डिपेंड प्रोसेस in which the ATP molecule are used known as active transport, just like the potassium pump, sodium pump, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर बायलिपिड मॉलिक्यूल। जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, जो वाटर से युक्त होंगे या वाटर से इम्बिल्ड होंगे, वो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर रीजन्स काय के लिपिड से मूव नहीं करेंगे। सो दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। ऐसे वक्त उनको कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनको अटैच करके या जिसके मदद से पैकिंग होकर वो एक मेम्ब्रेन से या मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें भी स्टूडेंट उनको एटीपी की रिक्वायरमेंट रहेगी, एटीपी ज़रूर लगेगा उसको, क्योंकि वो बाइंड करेंगे किससे, प्रोटीन से, है रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन। तो ये बाइंड करेगा और तभी एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा और वो सेल के अंदर या भीतर या बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकते हैं। दिस ऑल अबाउट दी क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले सेकंड पार्ट किसका, सेल का। पहला हम पढ़े थे सेल वॉल, दूसरा अब आ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब तीसरे और आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। नेक्स्ट है, बाद में पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म मतलब क्या, साइटोप्लाज्म को समझाने के लिए हम आपको एग्जांपल देते हैं एक कि मान लो एक कमरा है ना, एक रूम है जिसमें एक विंडो है और एक डोर है। तो ये जो वॉल है, रूम की वॉल, जो चार और ऊपर छत और ये नीचे वाला फ्लोर, यहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट कर देती है। और मान लो ये कमरा है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब इस कमरे के अंदर में बहुत सारे, भीतर में बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अगर हम क्लास की बात करें तो डेस्क बेंचेस होते हैं, फ़ैन होता है, ट्यूबलाइट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, टीचर होते हैं। इसके अलावा अगर आप डिस्कस करोगे, सोचोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसके अलावा चीज़ होती है जो हर जगह मौजूद है, वो होता है एयर। अब सेल में सारे ऑर्गेनल्स तो हैं, सारे ऑर्गेनल्स मौजूद है किस में, कि उसके अंदर में एक फ्लूइड है जिसको तरल पदार्थ कहते हैं, या पानी जैसा कुछ मौजूद है। उस पानी जैसे चीज़ को हम समझते हैं पहले प्राइमरी बेस पर कि वो है साइटोप्लाज्म, और वाटर लाइक सब्सटेंस नोन एज साइटोप्लाज्म। द सेल कंटेन ग्राउंड सब्सटेंस, उसको ही ग्राउंड सब्सटेंस भी कहा गया है, कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोसॉल। साइटोप्लाज्म कहो, साइटोसॉल
कहो या साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स कहो, सबका मतलब एक ही होता है। जो उस सेल के अंदर में फ्लूइड होगा, तरल पदार्थ होगा, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। दिस कोलाइडल जेली लाइक मटेरियल विच इज नॉट स्टैटिक, जो स्थिर नहीं है, जो मूवमेंट करता है, या हम समझेंगे कि हवा जैसी बहती है रूम के अंदर में, वैसा वो सब्सटेंस बहता है, मैट्रिक्स बहता है, या हम कहेंगे पानी बहता है। समझने के लिए लोकल वर्ड में हम समझते पानी बह रहा है जो घूम रहा है सेल के अंदर में। कंटिन्यू मूवमेंट, स्टैटिक नहीं होता, मूवमेंट। इट शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट कॉल द साइक्लोसिस। मान लो कि एक सेल है ना, ये सेल है और साइटोप्लाज्म इस सेल के अंदर में एक डायरेक्शन में गोल गोल घूम रहा है, एक डायरेक्शन में कंटिन्यू, तो इसको कहते हैं साइक्लोसिस। क्लियर है? सेल के मूवमेंट को मतलब हम समझेंगे सेल में जो साइटोसोल है वो कंटिन्यू राउंड राउंड गोल 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 घूमता है एकदम स्लोली, जो जजमेंट नहीं होता है, तो उसको कहते हैं साइक्लोसिस। क्लियर है? नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट। साइटोप्लाज्म कंटेन वाटर। उस साइटोप्लाज्म में क्या क्या होगा, मैं बोल चुका हूँ पहले कि वाटर होगा। मेजर कंटेंट इज वाटर अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे? जस्ट लाइक द शुगर, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, एंजाइम, मिनरल्स, वेस्ट प्रोडक्ट, तरह तरह के एलिमेंट जैसे सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें घुली हुई होगी या डिजॉल्व होगी, तो उसको कहा गया है साइटोप्लाज्म इज वाटर अलॉन्ग विथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। साइटोप्लाज्म मतलब क्या? पानी, और पानी में घुले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कलेक्टिवली कहा गया साइटोप्लाज्म। इट आल्सो कंटेन वेरियस ऑर्गेनेल्स। इसमें और भी बहुत हैं, जैसे हम पढ़ चुके, नाम सुने हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, माइक्रोफाइब्रिल, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, ये सारे किसके अंदर होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर में होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट, साइटोप्लाज्म, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब को मिला के साइटोसोल कहा जाता है। साइटोप्लाज्म एक्ट एज द सोर्स फॉर द रॉ मटेरियल और द वेरियस एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल के सारे एक्टिविटी के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहो या उसके मटेरियल में, सॉरी सारे रॉ मटेरियल जो भी हम जानते हैं कि हमने डिस्कस पढ़ चुके थे 10 तक कि प्लांट सेल अपना फूड खुद तैयार करते हैं, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये कहाँ करेगी? क्लोरोप्लास्ट में करेगी। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। और उसको रिक्वायर्ड सारी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, पानी लगेगा, है ना, तो वो सप्लाई का कौन करेगा? वो साइटोप्लाज्म करेगा। तो उसमें सारे एक्टिविटी करने के लिए, ये फोटोसिंथेसिस बात कर रहे हैं हम, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ने वाले हैं, ब्रेकिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन देखते हैं, तो सारे चीज़ों के लिए एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए क्या करता है? एज अ रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, और जिसके भीतर में सारे प्रोसेस होती है। सेल ऑर्गेनीज आर नथिंग बट अ कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। सेल ऑर्गेनीज क्या है? सेल में मौजूद छोटे छोटे कमरे जो अपने अपने काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन का काम करेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? तो लिपिड का सिंथेसिस करेगा। मतलब छोटे छोटे कमरे हैं सारे ऑर्गेनेल्स, मतलब ये सारे क्या है? ऑर्गेनेल्स, जो छोटे कमरे हैं, कंपार्टमेंट है, जो अपनी अपनी सेल के अंदर में अपना अपना फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करते हैं। एंड दे आर आल्सो कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर। अब कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि अगर प्रोटीन सिंथेसिस करना है ना, तो क्या करेगा? न्यूक्लियस से जाएगा, फिर न्यूक्लियस से डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से क्या बनेगा? राइबोसोम का पॉलीसोम बनेगा, पॉलीसोम से अमाइनो एसिड की चेन बनेगी, अमाइनो की चेन से बनने वाला प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स मॉडिफाइड करेंगे। इसलिए बोला गया है दे आर कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करते हैं,
मदद करते हैं और मिलके ये सेल ऑर्गेनेल सेल का पूरा काम करते हैं। ऑर्गेनेल्स हैव डिस्टिंक्ट फंक्शन नॉट इंक्लूड इन द एंडोमेम्ब्रेन। उसके एंडोमेम्ब्रेन के भीतर अपने अपने काम, एंडोमेम्ब्रेन का काम अलग होगा लेकिन ऑर्गेनेल्स के काम डिफरेंट होते हैं। जैसे अभी अभी डिस्कस कर चुकी कि फोटोसिंथेसिस करना, रेस्पिरेशन करना, प्रोटीन बनाना, लिपिड बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शन ओनली इन द सेल, कि सब सेल के अंदर में, साइटोप्लाज्म के अंदर में जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो अपना अपना तरीके से अपना अपना काम करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दी व्हाट, दी फंक्शन ऑफ दी साइटोप्लाज्म एंड देयर कंपोनेंट्स। सेल साइटोप्लाज्म मतलब क्या? सेल का साइटोप्लाज्म मतलब पानी जैसा कुछ तत्व जो जेल लाइक है, विस्कस है, जिसमें अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज घुली हुई है, सब्सटेंस घुले हैं, मटेरियल डिजॉल्व है, साथ ही साथ उसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी मौजूद है और यहाँ पर ये उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और सेल की सारी एक्टिविटी कंट्रोल की जाती है। क्लियर है? चलो, दिस इज ऑल अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। टुमारो वी विल डिस्कस दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैंक यू।